नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। जैसा कि इस समय हम प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया इस समय हम स्टडी कर रहे हैं भारत में प्रागैतिहासिक युग। और इसके पहले हमने पार्ट वन में इसके जो भी तीन भाग थे, अर्थात जो पाषाण काल के तीन भाग थे, उनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज इस पार्ट में हम इसी के आगे का जो दो पार्ट जो कि हम कल कवर नहीं कर पाए थे, वो आज हम कवर करेंगे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अलावा स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन एज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके दो पार्ट हैं जो आज डिस्कस करेंगे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज के बारे में भी हम आज स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। और एक बार पुनः मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया का नेक्स्ट पार्ट जो है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, उसके बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था, जो म्यूसोलिथिक पीरियड जो था 10,000 BC टू 4,000 BC। अब इसमें क्या था कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व अभिनूतन काल का अंत हो गया था। और जो उस समय का जो मौसम था, जो जलवायु थी, वो आज के समान हो गई थी। मीन्स वाट कि हिमयुग का जो दौरान, हिमयुग के दौरान जो जमी हुई बर्फ थी, वो जो उसकी परत थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी थी। और अधिकतर जो निचले इलाकों में भी पानी भर गया था। तो पानी के जमाव के साथ जो जमी मिट्टी थी, वो तहों की गिनती से स्कैंडिलियन ने इस काल की शुरुआत इसीलिए 8,000 ईसा पूर्व रखी जा सकती है, जबकि रेडियो कार्बन तिथि जो कि तिथि से हिमयुग, जो हिमयुग था, उस काल का अंत 8300 ईसा पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। अब हुआ क्या था, जो आइस थे वो मेल्ट हो चुके थे, जिससे जो सी का लेवल था उसमें क्या हुआ था, वो बढ़ोतरी होने लगी थी। तो उस दौरान क्या होता, समुद्र में अधिक पानी फैल गया था। अब इस सीजन के चेंज होने के कारण से जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो वनस्पति थी या पशु पंछी थे, उन पर भी इसका असर हुआ था। और उसी प्रकार से जो पहले घोड़े, बिसन आदि के जैसे जिस टाइप्स के जो जानवर दिखते थे, उनके स्थान पर हिरन, डियर जो हो गए थे, या जंगली सुअर हो गए, बारहसिंगा इत्यादि इस प्रकार के पशु अधिक पाए जाने लगे थे। तो यहाँ पर देखें, अधिकांश जो पिजड़ों का मध्य पाषाण, जो भी अधिकांश पिजड़े थे ना, उनका जो रिलेशन माना जाता है वो किससे माना जाता है, अधिकांश जो पिजड़े थे उनका जो रिलेशन माना जाता है वो मध्य पाषाण युग के रूप में ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जलवायु जो भी सीजन था उस समय चेंज हो गया था, जो हिम थे वो मेल्ट हो चुके थे, जो आइस एज था वो बेसिकली मेल्ट होने लगा था। और उसके कारण से न्यू टाइप्स के एनिमल्स उन भी आए, और उनके कारण से शिकार और मछली पकड़ने की जो बहुत से कार्य जो है उस समय चालू हुआ था। और उसी कारण से शिकार और मछली के औजार के बहुत साक्ष्य उस समय मिले थे। तो मध्य पाषाण युग जो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग वे में अलग अलग राइटर ने प्रेजेंट किया है। किसी ने इसे 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व बोला, किसी ने 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक कहा है। तो माइक्रोलिथ मतलब क्या? क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका से बने छोटे औजार। उस समय अगर कोई ये कहे कि उस समय आपका तकनीक क्या था, तो ये कहा जा सकता है कि उस समय क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका से बने हुए छोटे औजार पाए गए। वो छोटे औजार जो एक मतलब अकेले यूज नहीं हो सकते थे, जैसे कि तीर धनुष,
उस समय तीर थे, ये जो तीर थी, ये जो था ये किससे बनना था, क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका से। तो इसके साथ अटैच करते थे एक लकड़ी के साथ इसको, ताकि ये तीर का काम कर सके। मोस्ट ऑफ द clans also date back to the Middle Stone Age, where much evidence of hunting and fishing tools has been found. The Mesolithic age lasted from the 8000 BC to 4000 BC. Now, that time की कौन से यूज होते थे, स्मॉल टूल्स मेड ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका। इसके कारण से मोस्टली छोटे छोटे जो औजार थे वो बनाए जाते थे। नाउ, मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम होडर माइकल वेस्टूब द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ये क्वेश्चंस में आ सकता है कि मध्य पाषाण शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो होडर माइकल वेस्टूब द्वारा किया गया था। इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई थी। इस समय तक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार और अधिक छोटा हो गया था। क्यों, क्योंकि ये क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका से बने छोटे औजार यूज किए जाते थे। द टर्म मेसोलिथिक वाज फर्स्ट यूज बाय हॉडर माइकल वेस्टब। एनिमल हस्बेंड्री वाज स्टार्टेड human during this period. By this time, the size of the stone tool used by humans had become smaller and smaller. ये smaller और smaller होने लगा था। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन की शुरुआत उस समय स्टार्ट हो गई थी। जो उस समय हथियार थे उनके साइज बहुत छोटे हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो क्रिप्टो क्रिस्टल सिलिका से बने औजार होते थे और इसी कारण से इनके जो साइजेज हैं वो छोटे हो गए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस मतलब मध्य पाषाण युग में लोग जो है वो क्या था, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करने लगे थे। ठीक है, तो उस समय क्या था कि मध्य पाषाण युग में जो लोग थे वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, अर्ध अस्थायी बस्तियों में रहने लगे थे। ठीक है, इस अवधि के दौरान मनुष्य द्वारा पहने जाने वाले कपड़े जो हैं वो जानवरों की खाल से बने थे। मतलब पीपल इन दिस मिडल स्टोन एज बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड बिगन विद अ सेमी परमानेंट सेटलमेंट। The clothing worn by humans during this period was made of animal skin. शिकार करते थे, उनके स्किन्स को क्या करते थे, स्किन को अपने बॉडी में एज ए क्लोथ के रूप में यूज करते थे। और इनका जो निवास स्थान था वो अर्धस्थायी बस्तियों के रूप में कैसे होना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो था, जो सीजन था वो परिवर्तन हो गया था और इस काल में मानव के निवास स्थान में भी काफी परिवर्तन आया था। इस काल में पहले क्या था, वो केव में रहते थे, गुफा में रहते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो गुफा के बेसिकली हिमकाल था, उस समय आइस एज था। तो आइस एज में ठंड के कारण से वो मोस्टली गुफाओं के अंदर, बहुत अंदर रहते थे। लेकिन चूंकि आइस एज धीरे धीरे खत्म हो चुका था, आइस मेल्ट हो गया था, आपका जो टेम्परेचर था वो लगभग नॉर्मल हो चुके थे। तो उस समय क्या था कि अब उन्हें गुफाओं के अंदर रहने की जरूरत नहीं थी। तो गुफा के मुख्य द्वार या बाहर के क्षेत्रों में भी निवास करने लगे थे। कई क्षेत्रों पर उसने अपने फर्शों को गेहूं रंग से लेप भी किया था, जैसा कि आइनम तथा इलवाट की गुफाओं में देखने को मिलता है। अच्छा, दक्षिण भारत में वो समुद्र के किनारे, यूरोप में झीलों के किनारे, पर्वत तथा मैदानों में भी रहने लगे थे। तो इस प्रकार से मध्य पाषाण काल में लोग अर्धस्थायी बस्तियां भी शुरू कर दिए थे, धीरे धीरे पशुपालन भी शुरू हुआ था। ठीक उसी प्रकार से इनके कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जहां पर मिलते हैं, तो गुजरात स्थित लाघनाज, रतनपुर कर्नाटक स्थित संगलकुलु, आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा, पश्चिम बंगाल स्थित भीरमानपुर में, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका, आदमगढ़ तमिलनाडु स्थित टेरी समूह में, उत्तर प्रदेश स्थित मुराना पहाड़, लोखनिया, मतलब ये जो प्लेसेस है जहां पर इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो लंगनाज रतनपुर लोकेटेड इन गुजरात, सनकटालू इन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, फिर बीरवारपुर इन वेस्ट बंगाल, भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, टेरी ग्रुप इन तमिलनाडु,
तो ये वो प्लेसेस थे जहां पर कि इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल बेसिकली 10,000 ईसापुर से 4,000 ईसापुर है। अब आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट नौ पाषाण काल, ये क्या था? ये 4,000 ईसापुर से 1,000 ईसापुर तक चला। मध्य पाषाण काल के टाइमिंग को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, अब चलते हैं नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल क्या था? नौ पाषाण काल शब्द उस काल को सूचित करता था जो मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। अभी इस समय आकर भी मनुष्यों को धातु की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि उसने अस्थाई निवास, पशुपालन, कृषि करना, चाक पर निर्मित डंबान बनाने शुरू कर दिए थे। इस काल की जो मतलब इस समय का जो आपका सीजन या जलवायु थी लगभग आजकल के समान ही थी। आजकल के समान तो नहीं होगी, आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, तो गर्मी ही पड़ती है। तो उस समय उस टाइप की थी। तो नौ पाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नौ पाषाण शब्द का पहले सबसे पहले जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। यह काल परिवर्तन का काल था। मतलब इस काल को क्या कहा जाता? परिवर्तन का काल था ये। इस दौरान मानव ने सबसे पहले किसकी? कृषि की विधिवत तरीके से शुरुआत की थी। द टर्म न्यूलिथिक वॉज द फर्स्ट यूज बाय जॉन लुब्लॉक। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ चेंज ओवर टाइम। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट ह्यूमन फर्स्ट स्टार्टेड एग्रीकल्चर इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मतलब पहले इस टाइम पर आकर जो ह्यूमन थे वो कृषि को एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट कर दिए थे। नौ पाषाण युग, जिसे नया पाषाण युग भी कहा जाता है, कृषि और मिट्टी के बर्तनों का विकास का गवाह बना। मतलब उस समय मिट्टी के बर्तन भी बने। नौ पाषाण युग 4,000 ईसापुर से लेकर 25,000 ईसापुर तक था। इसके साथ ही नौ पाषाण युग के लोगों द्वारा बनाए गए गोलाकार घरों के साथ सभ्यताओं की शुरुआत को चिन्हित किया गया। मतलब द न्यूलिथिक एज, आल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज, witnessed the development of agriculture and pottery. The Neolithic area was from the 4,000 BC to 25,000 BC. Additionally, the New Stone Age marked the beginning of the civilization with circular house built by people. मतलब इस समय जो था वो लोग जो थे वो घर बनाने, नए पाषाण युग में लोगों ने क्या किया? गोलाकार घरों के साथ सभ्यता के एक विकास किया। उस समय मतलब इस काल में जलवायु लगभग आजकल के समान थी। तो उसके कारण से क्या? इसलिए ऐसे पौधे पैदा हुए जो लगभग आज के गेहूं तथा जौ के समान थे। मानव ने उनमें से दाने निकालकर भोजन के रूप में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया और उनके पकने के विषय में भी जानकारी एकत्रित कर ली। इस प्रकार अस्थायी निवास की शुरुआत हुई, जिस कारण पशुपालन और कृषि कर्म को प्रोत्साहन मिला। कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब ये है कि इन्होंने कृषि तो स्टार्ट कर दिया, पशुपालन भी शुरू कर दिया, पोट्री भी चालू हो गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार कर लिया। मतलब इस दौरान मनुष्यों ने क्या किया था? चाक का। चाक आपने देखा ही होगा, जिस पर कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। वो गोल टाइप का ऐसा होता था। गांव में हमने देखा था गोल टाइप का, ऊपर से ऐसे रहता था और इसको हाथों से ऐसे घुमाया जाता था। तो मनुष्य इस समय घुमक्कड़ जीवन मतलब पहले क्या था कि खाना के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। एक जगह पर खाना खत्म, मतलब हंटिंग करते थे बेसिकली। जब वहां पर जानवर खत्म तो दूसरी जगह चले जाते थे। तो उस समय में क्या हुआ कि वो बेसिकली उस टाइप के जीवन को छोड़कर त्याग कर अस्थायी जीवन जीने लगा था। क्यों? क्योंकि कृषि चालू हो गया था। इस दौरान मानव ने क्या किया? चावल, गेहूं, कपास, रागी, कुल्थी, जौ इत्यादि विभिन्न फसलों को उगाने लगा था। ड्यूरिंग दिस टाइम मैन हैड इन्वेंटेड चाक फॉर मेकिंग earthen pot. At this time, man had given up his wandering life, घुमक्कड़ जीवन, and started living a permanent life. During this period, human started growing various crops. कौन कौन से crops? Like rice, wheat, cotton, रागी, horse gram and barley. ये जो था ये कृषि उस समय
मुख्यतः रूप से ये करने लगे थे, जिसके कारण से कृषि की देखभाल करने के लिए, क्योंकि कृषि को एनिमल से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अस्थाई बस्तियां बनाई। और अस्थाई जो बस्ती बनाई या परमानेंट प्लेसेस या घर बनाए, वहां पर वो ग्रुप में रहने लगे ताकि वो अपने फील्ड की, अपनी खेतों की रक्षा कर सके। इस दौरान पे इनके मुख्यतः जो वेपन्स थे या टूल्स थे वो क्या क्या था, छेनी, कुल्हाड़ी, वसूले इत्यादि विभिन्न पसाड़ उपकरणों का इस्तेमाल करता था। इस दौरान तेजी से हुए परिवर्तन के कारण मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत काफी आसान हो गया था, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें, नए नए इन्वेंशन हुए, उन्हें भी पता चला। इस दौर में मनुष्य ने आग का उपयोग करना भी सीख लिया था। इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नौपाषाण काल को नौपाषाण क्रांति की संज्ञा दी थी। During this period, human mainly used various stones like chess, axe, etc. During this period, due to rapid changes, human life had become relatively easier. By this period, man had also learned to use fire. This is why Garden Child has termed the Neolithic period as a Neolithic revolution. तो इन्होंने क्या इसको दिया था, एक प्रकार से न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया। अब इसके बाद से जब ये टाइम हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ था कि ताम्र युग या कॉपर एज आया। कॉपर एज आया। कॉपर एज में क्या हुआ कि ताम्र पसाड़ युग को ताम्र युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में कांस्य और तांबे जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। यह युग 1800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व था। द चैलोथिक एज इज आल्सो कॉल्ड द कॉपर एज बिकॉज मेटल लाइक ब्रॉन्ज एंड कॉपर वॉज यूज इन दिस पीरियड। दिस एरा वॉज फ्रॉम 1800 BC टू 2500 BC। ताम्र पसाड़ युग को पूर्व हड़प्पा चरण के रूप में भी जाना जाता है, जहां मवेशी पालन ग्रामीण बस्तियों में बसने लगे थे। इसके साथ ही कला और शिल्प में भी वृद्धि हुई, जिससे ताम्रकार और पत्थर के कारीगर शामिल थे। मतलब दो चालोथिक एज इज आल्सो नोन एज प्री हड़प्पन स्टेज वेयर कैटल rearing and rural settlement began to develop. Along with this, there was also an increase in the art and craft, which included कॉपर स्मिथ एंड स्टोन क्राफ्ट्समैन। तो ये वो टाइम था जहां पर आपको मवेशी पालन तो हो ही रहा था पहले से, ग्रामीण जो लोग हैं वो बस्तियों में रहने लगे, ग्रामीण बस्तियों में। और अब उसके बाद से जो नई चीजें हुई, क्या होने लगी कि आर्ट और शिल्प में भी वृद्धि होने लगी थी। तो ये महाराष्ट्र में हमारे पुरातत्वविदों को दफन क्षेत्रों में साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं? महाराष्ट्र में मिले थे, जिनमें ताम्र युग में ये भी देखा गया था कि जो किड्स का डेथ रेशियो था वो बहुत अधिक था। और उस समय मिट्टी के देवी देवताओं की मूर्तियां और तांबे और हड्डियों से बने आभूषण भी वहां पर पाए गए। तो ये साक्ष्य मिल कहाँ रहा है? इन महाराष्ट्र और आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ burial field which had very high infant mortality rate in the copper age. Idols of gods and goddess had made of clay and jewelry made of copper or bones has been found. तो ये बेसिकली ताम्र पसाड़ युग या ताम्र युग था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लौह युग, आयरन एज क्या था? 19वीं सदी के आते आते लौह युग ने कांस्य युग का अंत कर दिया था। इस युग में कई हथियार बनाए गए। लौह युग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसमें क्या था? द आयरन एज ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रॉट एन एंड ऑफ द ब्रॉन्ज एज। जब जैसे ही आयरन एज आया, लोहे का सब बनने लगे, तो ब्रॉन्ज एज का टाइम खत्म हो गया। मेनी वेपन्स आर मेड इन दिस एरा। इस एरा में बहुत से वेपन बने जो कि लोहे के बने थे। द आयरन एज लास्टेड फ्रॉम द 1500 टू 6000 BC। लौह युग में आर्यों का आगमन हुआ। इसी युग में आर्यों का आगमन हुआ और वैदिक काल के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी आगमन हुआ। तो इस लौह युग से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी आगमन हुआ। लोगों ने पुनः शहरीकृत सिंधु और गंगा घाटी सभ्यता को भी देखा, जो महाजनपदों के नाम से जानी जाने वाली 16 सबसे बड़ी शक्तियों के बीच विभाजित थी। द आर्यन अराइव्ड इन द आयरन एज एंड अलॉन्ग विद द वैदिक पीरियड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आल्सो अराइव्ड। तो उस समय क्या हुआ? बुद्धिज्म भी आए और जैन भी आए। और इस कारण से
the people saw a re-urbanized Indus and Ganga Valley civilization divided among the 16 largest powers known as महाजनपद। तो जो महाजनपद थे उसको उस समय महाजनपद उस समय देखा गया। तो इस तरीके से आयरन एज हमने इस वीडियो में हम अपना जो प्रागैतिहासिक भारत के अन्य प्रमुख काल थे उनको भी कवर कर लिया, लौह युग को और कांस्य युग को। और इसके अलावा जो इनके नवपाषाण काल और फिर उसके बाद से पूरा पाषाण काल जो मध्य पाषाण काल था इसको भी हम कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी पॉइंट को लेकर आएंगे, लेकिन फिर से वही वंस अगेन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि जब भी कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेगा तो वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जरूर चला जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।